Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज आपकी इंट्रोडक्शन हम एक स्टूडेंट से कराने वाले हैं जो कि स्टूडेंट थे लेकिन अब उन्होंने सफलता अर्जित की है। एंड ये और कहीं नहीं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अर्जित महाजन जी। तो अर्जित महाजन जी, इन्होंने हाल ही में डिक्लेयर हुए सिविल सर्विस एग्जाम 2021 के रिजल्ट्स में 204 रैंक प्राप्त की है, 204। तो अर्जित, इससे पहले हम आगे बढ़े, अर्जित प्लीज आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। कहाँ से आपने स्टार्ट की एंड कहाँ से आप आते हैं, इसके सिवा ग्रेजुएशन, एंड फिर आपने क्या किया है, कब से आप सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस जर्नी के बारे में भी हमें जरूर बताएं। जी, so I am from इंदौर, मध्य प्रदेश। I was born in बुरहानपुर। so वहाँ पे मैं 3rd तक रहा था। उसके बाद my family shifted to इंदौर and most of my education happened from there। उसके बाद I went to IIT दिल्ली। उसमें मैंने प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था, which I completed in 2018। उसके बाद I started preparing for UPSC and 19, 20, 21 मैंने इंटरव्यू दिया है। लास्ट ईयर आई गॉट इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, सो इट वाज अ लिटिल लॉन्ग जर्नी, बट अब होपफुली इट विल एंड। जर्नी लंबी है लेकिन व्हाट इज इट इज डिफाइंड बाय द एंड। जो एंड गोल है वो आपने अचीव किया है, तो इससे जर्नी सो मच सफलता भी मीठी लगती है। अगर आपकी जर्नी कैसी भी रहे, वो जर्नी भी मीठी लगने लगती है अगर आप सफलता अचीव कर लें। जो आपके सपने थे वो सपने पूरे हों, वो सबसे जरूरी है। तो यहाँ पे अर्जित, मेरे मन में 2 सवाल आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैं पूछ रहा हूँ। सबसे पहले तो जैसा आपने बताया आप आईआईटी से आते हैं, तो उसके बाद क्या मोटिवेशन था कि आप सिविल सर्विस एग्जाम से जुड़े हैं एंड इस प्रशासनिक सेवा की ओर आप अग्रसर हो? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस या सिविल सर्विस एग्जाम में इतनी सारी सर्विसेज हैं, तो इस तरफ आप जी क्या कारण थे आपके मन में, जो क्या मोटिवेशन था वो जो आपको इस तरफ मूव कराया? एक्चुअली 3rd ईयर तक तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इस एग्जाम के बारे में, बिकॉज नोबडी फ्रॉम माय फैमिली और कोई है नहीं सिविल सर्विसेज में। फिर एक्चुअली इंदौर में उस टाइम पे जो क्लीनिनेस कैंपेन चल रहा था इन 17-18, सो काफी बढ़िया काम किया था एडमिनिस्ट्रेशन ने उस टाइम पे। तो वो फर्स्ट टाइम था व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस सर्विसेज। सो उसके बाद मैंने एक्सप्लोर किया एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डाइवर्स। तो फिर उसके बाद थोड़ा मन हुआ कि सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते सर्विस से। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया 4th ईयर में कि आई वुड बी डूइंग दिस। बहुत बढ़िया। वैसे आईआईटी दिल्ली में माहौल भी बढ़िया रहता है विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज जी, एग्जाम। काफी एस्पिरेंट्स वहाँ राइट। साथ में मिल जाते हैं जो कि प्रिपेयर भी करते हैं, तो ये भी अच्छा रहता है। इसके सिवा और एक जी सवाल जी है मेरे मन में। जैसे आपने बताया 2020 में भी आप सिलेक्ट हो चुके हैं एंड ऑडिट अकाउंट सर्विस में आप सर्व भी कर रहे थे, या फिर आपने बस सर्विस ली थी आपने, बाकी आगे भी बढ़े थे फिर? अभी मैंने सर्विस ज्वाइन किया है, मार्च से आई एम इन ट्रेनिंग, सो राइट नाउ आल्सो आई एम इन ट्रेनिंग। तो 2020 से 2021 में आपने क्या अलग किया जो आपके रैंक में इतनी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई है? तो ये क्या अलग था, ये क्या सीक्रेट फॉर्मूला है, वो सीक्रेट सॉस हमें भी बताएं, क्या है ये? एक्चुअली एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। तो 19 में जब मेरा पहला मेंस था तो आई वाज नॉट वेरी, मेंस का तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था, मोस्टली मैंने प्री ही पढ़ा था। तो उसमें मैंने स्ट्रक्चरिंग अच्छी की थी बट आई डिड नॉट हैड प्रॉपर कंटेंट। फिर 20 में मैंने ट्राई किया था कि कंटेंट बहुत बढ़ाऊं अपना। तो वो 20 जो एग्जाम थे इट वाज रिलेटिवली मोर कंटेंट हैवी, तो काफी मैंने कंटेंट कर दिया। तो उसमें मैंने देखा था कि मैं कई बार जो क्वेश्चन पूछ रहे वो आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, जो मुझे कंटेंट बहुत ज्यादा ओवरलोड था दैट आई वाज राइटिंग। तो इस बार मैंने ट्राई किया था कि ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ कंटेंट एंड स्ट्रक्चरिंग, ये ट्राई किया था एक स्ट्रक्चर में और एप्ट कंटेंट दूं और क्वेश्चन के हर पार्ट को आंसर करूं। तो रिटर्न में इससे काफी फायदा हुआ है मुझे। सो दिस वाज द चेंज आई डिड। ओके, तो इस पे हम थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे, लेकिन एक एक करके जाएंगे। पहले तो सबसे श्योर पहले आपसे जी। पूछूंगा कि आपने नोट्स कैसे बनाए, क्योंकि एस्पिरेंट्स की अगर हम बात करें तो उनमें एक राइट रहता है कि नोट्स पॉइंट वाइज बनाने भी हैं कि नहीं बनाने हैं। तीसरा रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बनाना है या फिजिकल फॉर्मेट में बनाना है। तो आपका क्या अप्रोच था इस बारे में, राइट। और कितने सब्जेक्ट्स के लिए आपने नोट्स बनाए और उनको कितनी बार आप रिवाइज भी किए?
मेरे मोस्टली कंटेंट ऑनलाइन थे। मैं ऑप्शनल इज ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के नोट्स और GS 1 2 3 4 सारों के मैंने नोट्स ऑनलाइन बनाए थे। और नोट्स का जो स्ट्रक्चर था इट वाज बेस्ड ऑन द सिलेबस। तो मैंने हर एक सिलेबस का टॉपिक लिया और हर चीज़ पे नोट्स बना दिए थे। और जैसे जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था या करंट अफेयर्स पढ़ता था, तो मैं ट्राई करता था कि सिलेबस के किस टॉपिक से उसको रिलेट कर पाऊँ, और फिर मैं वो ऑनलाइन नोट्स में ऐड ऑन करते जाता था। उसके अलावा स्पेसिफिकली जो प्री के बाद के 3 महीने के जो करंट अफेयर्स होते हैं, तो उसके लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, ताकि एग्जाम में याद कर पाऊँ, रिवाइज कर पाऊँ। और रिवीजन तो बहुत बार हो गया सारे नोट्स का। नंबर मुझे अभी तक याद नहीं है, तो बहुत बार हो गया रिवीजन। तो नोट्स मेकिंग के बारे में मैं स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूंगा, अगर आप नोट्स बनाते हैं और उसको रिवाइज ना करें जी तो बर्बाद है मेहनत। तो रिवाइज करना बहुत जी जरूरी है। अर्चित, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अगर नोट्स बनाए तो बिल्कुल रिवाइज बिल्कुल। करें तो ही आपकी मेहनत रंग लाती है। तो अगला सवाल मेरा इसी पे था, अखबार से रिलेटेड है। काफी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, सर अखबार नहीं पढ़ा जाता, छोड़ दें क्या? मंथली कंपाइलेशन मिल जाएगी रेडीमेड, वही रट लेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, तो जी स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ सीखते हैं उनका क्या कहना है, डायरेक्टली इन्हीं से पूछते हैं। बताइए अर्जित, क्या करें इस बारे में? मैं तो बिलीव करता हूँ कि अखबार पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक जो माइंडसेट होता है, जो हमारे बैक ऑफ द माइंड जो करंट अफेयर्स चलते होते हैं ना, वो रोज पढ़ने से आ जाते हैं जब हम हैबिट में होते हैं। करंट अफेयर्स कंपाइलेशन एक वो एट द एंड वो एक बस दवाई की तरह है, कभी काम कर सकता है कभी नहीं कर सकता है। तो एक माइंडसेट जो है वो अखबार से बनेगा। पर एंड में हमको जब रिवाइज करना है या कंसोलिडेट करना है, बेसिकली जो भी हमने साल भर पढ़ा, उसके लिए जो कोचिंग की नोट्स है वो है। बट ओवरऑल हमें आई थिंक इट न्यूज़पेपर इज नीडेड तो आप ऑन डेली रेगुलर बेसिस। न्यूज़पेपर के उससे नोट्स बनाते थे अर्जित? डेली न्यूज़पेपर के नोट्स जो आप पढ़ रहे हैं? मैं नोट्स नहीं बनाता था पेपर के, मैं पढ़ता था। हम्म, कभी कभी जो जरूरी लगता था वो मैं अपने जो ऑनलाइन नोट्स होते थे सिलेबस वाइज, हम्म। कभी काफी रिलेटेबल चीजें आ जाती है तो मैं उसमें ऐड ऑन कर देता था। तो डेली बेसिस पे मैं नोट्स नहीं बनाता था, क्योंकि काफी टाइम लग जाता था उसमें। अच्छा, स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक नोट्स आप बना रहे हैं तो कौन सा ऐप यूज करते हैं? कौन सा ऐप सबसे आपको कंफर्टेबल लगता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक नोट्स मेकिंग? बहुत वाजिब सवाल है, स्टूडेंट्स पूछते हैं अक्सर, जी। इसमें भी खो जाते हैं। तो कौन सा ऐप आपके हिसाब से सबसे अच्छा था? मोस्टली तो लोग एवर नोट पे बनाते, पर एक्चुअली जब मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया था ना, तो गलती से मैंने गूगल शीट्स पे बनाए रखा था, तो वो उस पे ही कंटिन्यू हो गया। पर उससे मुझे एड में फायदा हुआ था कि पॉइंटर्स जो थे वो काफी सही बन गए थे, क्योंकि वो शीट ग्रिड्स ग्रिड्स में होता है ना वो, तो पॉइंटर्स सही बन गए थे उसमें। बट आई थिंक एवर नोट बेटर है। एवर नोट मुझे भी बेहतर लगता है उस कंटेक्स्ट में। जी जी। ठीक है, तो ये तो बात, यहाँ तक हमने कुछ जनरल बातें की। कुछ प्रीलिम्स का माहौल आ रहा है, प्रीलिम्स कुछ दिनों में ही होने वाला है। स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे जो कि अभी प्रीलिम्स भी देने वाले हैं। तो प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट का कितना रोल होता है? आपने दिया था तो कितने दिए थे? एंड क्या अप्रोच आपका रहता है विद रिस्पेक्ट टू मॉक टेस्ट? सो प्रीलिम्स में मेरा स्कोर काफी ठीक होता है। तो 3 बार मैंने प्री क्लियर किया है। तो मेरा ऐसा स्ट्रेटेजी था कि मैं एक किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज लेता था और सारे टेस्ट कवर करने करता था उसके, और मैं 3 राउंड्स में देता था, और फिर अपने स्ट्रेंथ देखता था कि किसमें मेरी जो गैसिंग एफिशिएंसी है वो थोड़ी बेटर आती है। तो मैं 3 राउंड्स में पूरा स्प्रेडशीट पे मैंने बना रखा था कि राउंड 1 में कितनी एफिशिएंसी आ रही, 2 में कितनी आ रही, 3 में कितनी आ रही है। तो जो फाइनल एग्जाम होती थी उसमें मुझे पता होता था कि जैसे हिस्ट्री में मेरे गेस्ट वर्क नहीं होता था, तो मैं ट्राई करता था कि नहीं अटेम्प्ट करूँ फाइनल एग्जाम में। इकोनॉमिक्स में हो जाता था। तो ये सब मुझे टेस्ट सीरीज से पता चला था। और मोस्टली अभी प्री थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, तो आखिरी के 2 अटेम्प्ट्स में मैंने ये ट्राई किया था कि मैं बिना पढ़े टेस्ट दूं, ताकि अननोन क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा एफिशिएंटली हैंडल कर पाऊं। तो मैं सारे टेस्ट फर्स्ट के अलावा जो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है उसमें मैं बिना पढ़े टेस्ट अटेम्प्ट करता था, जिसमें मुझे मिनिमम आए और फिर मैं अपना वर्स्ट केस भी ठीक कर पाऊं और अपना गैसिंग वर्क थोड़ा बेटर हो पाए। तो मोस्टली यही स्ट्रेटेजी थी मेरी प्री की। प्रीलिम्स में एनालिसिस को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे विद रिस्पेक्ट टू मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट अगर आप दे हाँ रहे हैं सर। तो एनालाइज जरूर करें।
तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है, एक जो लेसन हमें मिल रहा है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, एक स्टूडेंट्स के मन में आज के टाइम में प्रीलिम्स को लेके एक मतलब एक नंबर हो गया, एक गोल पोस्ट उन्होंने सेट करके रखा है कि भाई 100 सवाल में 80 सवाल तो करके आएंगे, 90 सवाल तो करके आना है, वरना होगा ही नहीं। इस बार के कट ऑफ अगर आप देखें तो काफी कम गए हैं, यानी कि वो गोल राइट। पोस्ट। तो आपके मन में भी एक गोल पोस्ट था पहले से कि भाई कुछ भी हो 100 सवाल में 90 तो करके आऊंगा मैं, इस टाइप का था, या फिर आपकी भी कुछ अलग स्ट्रेटेजी थी? ऐसे स्पेसिफिक वो नहीं था, मैं वहां पे डिसाइड करता था कि ऑब्जेक्टिवली करता था, जिसमें पक्का आता वो करता था, जिसमें 2 कट जाते थे वो भी करता था, जिसमें 3 कटते थे उसमें हिंच लेके करता था थर्ड राउंड में। तो वो अपने आप सेट हो जाता था कि क्वेश्चन पेपर टफ होता था तो वो थोड़े 80s में आ जाते थे, सही होता था तो 90s में पहुंच जाते थे। तो पहले से कोई नंबर सेट करके कभी नहीं गया। तो क्रिकेट में कहावत है ना, प्ले एवरी बॉल ऑन इट्स मेरिट। तो वही है, राइट। तो हर सवाल को जज करें और फिर आगे बढ़े, अगर लगता है अब करना है तो करें, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स की बात हुई। ऐसे पेपर में भी एक डाउट होता है स्टूडेंट्स को, स्पेशली जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप साथ में ही ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं और वो ऐसे की क्वालिटी आ नहीं पाती क्योंकि कंटेंट हमारे पास नहीं होता है। तो ऐसे को आपने कैसे हैंडल किया? इस बार ऐसे में मार्क्स भी उतने अच्छे देखने नहीं मिले हैं, रिलेटिवली मतलब मार्क्स कम गए हैं। तो ऐसे में कैसे आप राइट। किया है इसको, ऐसे पेपर को? एक्चुअली मैं ज्यादा बुक पढ़ता नहीं था, तो मेरे पास मोस्टली कोट्स या स्टोरीज नहीं होती थी रेफर करने को। तो ऐसे में मैं ट्राई करता था कि जो टॉपिक है मैं उसका हर पार्ट एनालाइज कर पाऊँ। और तो इसके लिए मैं तो मोस्टली एक टेस्ट सीरीज लगा लेता था प्री के बाद, और अपने फ्रेंड्स को देता था ऐसे पढ़ने के लिए। और मोस्टली यही ट्राई करता था कि वो स्मूथ फ्लो में है कि नहीं, और ज्यादा डायमेंशन कवर्ड है कि नहीं। और मोस्टली मैं ट्राई करता था कि सिंपल ऐसे लिखूं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड ना यूज करूं, एक रीडिंग में हो जाए, ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े एग्जामिनर को। तो मोस्टली यही अप्रोच रही थी मेरी ऐसे में। तो ऐसे में एक आजकल एक नया डर भी है, फिलोसफिकल ऐसे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अरे तो आप भी इंजीनियर हैं, मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हमारे लिए थोड़ा ज्यादा कठिन हो जाता है क्योंकि उस गली हम कभी गए नहीं होते हैं। तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? राइट। फिलोसफिकल ऐसे अब तो ऐसा हो गया कि करना ही पड़ रहा है एक ना एक, तो उसके लिए क्या हम्म। कर रहे हैं? फिलोसफिकल ऐसे कैसे आपने हैंडल किया, क्या अप्रोच था आपका? फिलोसफिकल ऐसे में मैं जो जैसे टॉपिक्स काफी बड़े होते हैं मोस्टली सेंटेंसेस, तो मैं हर पार्ट को ब्रेक करता था, उसको नेगेट करता था, उस पे एग्जांपल्स बनाता था, फिर उसके सारे डायमेंशंस ट्राई करता था। तो हर एक पोर्शन को हम जब ब्रेक करो ना तो काफी एक ब्रॉड सा पिक्चर आ जाता है, क्योंकि फिलोसफिकल ऐसे में होता है कि वो सब्जेक्टिव होते हैं थोड़े। उनमें अ, मतलब मल्टीपल मीनिंग्स कन्वे होते हैं। तो जब ब्रेक कर करके करते हैं तो काफी मल्टीपल मीनिंग्स हम कन्वे कर पाते हैं, तो वो हमारा डेप्थ बताता है कि तुम सोच पा रहे हो। तो मैं मोस्टली थिंकिंग से अपने हैंडल करता था उनको। बहुत बढ़िया। तो ये ऐसे के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है कि जब भी आपको कोई फिलोसफिकल ऐसे मिले तो घबराएं नहीं, उसको सोचें कितने अलग अलग डायमेंशंस में आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। हो सकता है उस कोट का आईआर में भी कुछ मतलब निकलेगा, हो सकता है उस कोट का आपके समाज में भी कुछ मतलब निकलेगा। तो उन सभी डायमेंशंस को कवर करें इसमें। ठीक है, तो ये बात ऐसे की हुई यहाँ पे एक उसी और से। प्लीज बताएं, प्लीज बताएं। ऐसे का मुझे एक और चीज बताना था कि हाँ। हम ऐसे लिख नहीं पाते मोस्टली मेंस के पहले। तो मैं बस क्या करता था कि मैं बस ब्रेनस्टॉर्म करता था रोज सुबह उठ के, जो लास्ट 15 डेज होते हैं। तो रोज सुबह उठ के 15-20 मिनट में कोई भी टॉपिक लेकर उसको ब्रेनस्टॉर्म करता रहता था कि मेरी एंड ऑफ द डे, फाइनल डे तक मेरी काफी प्रैक्टिस हो जाए। तो रोज सुबह ये कर सकते हैं, इससे थोड़ा थिंकिंग कैपेबिलिटी ब्रॉड हो जाती है। तो ऐसे लिखने के पहले आप एक पीछे जो शीट रहती है एग्जाम में, तो उसके पहले आप स्ट्रक्चर बनाते थे करीबन 15 मिनट 20 मिनट डेडिकेट करके, और 20 मिनट। फाइनली उसको यस लिख। यस। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशली अगर प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लास्ट वाले फेज में पहुंचे जैसे अर्जित कर रहे थे, तो आप भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं 15-20 मिनट डेडिकेट करके डेली। तो उससे भी आपकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग स्किल है वो फर्दर एनहांस हो पाएगी। तो इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है कुछ एथिक्स। तो एथिक्स में एक है कि
कंटेंट ओवरलोड कभी कभी हो जाता है कि आप फिलोसफी वाला पार्ट बहुत ज्यादा डाल दे तो मार्क्स नहीं आ रहे, तो मार्क्स कैसे एथिक्स में खींच के लाएं? तो एथिक्स के लिए क्या फॉर्मूला है अर्जित, प्लीज बताएं हमें। एथिक्स में एक्चुअली लास्ट टाइम मेरे ठीक आए थे, बट इस बार मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली। तो एक तो यह है कि एथिक्स का पेपर बड़ा होता है, तो उसको कंप्लीट तो करना है। और सेकेंडली मैंने काफी टॉपर्स से देखा है, तो मैंने भी अप्लाई किया है ये कि पर्सनल एग्जांपल्स इफ यू आर एबल टू गिव, तो वो आपके आंसर्स को यूनिक बनाएंगे थोड़ा। तो ट्राई कीजिए कि पर्सनल आंसर्स, जो आंसर्स है उसमें कुछ पर्सनल इफेक्ट डाले। तो मैं इसके लिए बैठ के बस ब्रेनस्टॉर्म ही करता था कि कोई भी जैसे टॉपिक है तो उस पर मैं 3 एरिया में सोच रहा था कि कोई सिविल सर्वेंट का एग्जाम्पल, कोई लीडर का एग्जाम्पल और पर्सनल लाइफ में कुछ एग्जाम्पल। तो इससे हर टॉपिक पे मेरे पास एग्जाम्पल्स थे, तो जब क्वेश्चंस आते थे तो हमें पता चल जाता है कि इस टॉपिक से आया है, तो उसमें पर्सनल एग्जाम्पल्स यूज हो जाते हैं। तो मोस्टली आप यही कीजिए, और हर टॉपिक पे जो सिलेबस है उस पे नोट्स बनाइए। डेफिनेशंस क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि क्या मीनिंग है वर्ड्स का। बहुत बढ़िया। तो जैसे कोई टॉपिक है परसुएशन, इमोशनल इंटेलिजेंस से ही कुछ आसपास जुड़ा हुआ परसुएशन भी अगर आप देखें, तो उसका ये कह रहे हैं कि आप एग्जांपल्स, अपने नोट्स आपने बना के रखे थे एग्जांपल्स के, जिसमें पॉलिटिशियन है, राइट। कोई फेमस फ्रीडम फाइटर हैं तो उनसे कोई पॉइंट ले लें, कुछ आज के टाइम में कोई ब्यूरोक्रेट कुछ कर रहे हैं तो उनसे ले लें, एंड आज के टाइम आपके अपने लाइफ से भी कुछ एग्जाम्पल बना के रखे। तो वो नोट्स भी आप रिवाइज कर रहे थे एग्जाम्पल वाला जो आपने बनाए थे। बहुत बढ़िया। यस तो यस, जैसे मैं कॉलेज में प्ले करता था, तो परसुएशन में ही जैसे उसका एग्जांपल कि हम स्ट्रीट प्ले से पीपल को सोशल चीजों के लिए परसुएट करते हैं, तो ये एक पर्सनल एग्जांपल हो गया। तो ऐसा मैंने बना रखे थे हर चीज पे। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अर्जित कह रहे हैं, ये सच, यकीन मानिए आप कितना भी प्रैक्टिस करें, कितनी भी आप थ्योरी पढ़ लें, लेकिन ये जो चीजें ये आपको मार्क्स दिलाती हैं, ये है एग्जाम्पल्स, आप कैसे अपने आंसर को अलग बना रहे हैं। क्योंकि थ्योरी तो सब लिखने वाले हैं, मुझे लगता है जितने लोग मीन्स दे रहे हैं मोर और लेस सबको परसुएशन क्या होता है डेफिनेशन मालूम है, लेकिन जो आपके आंसर को अलग बनाएगी वो आपका प्रेजेंटेशन, एंड वो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम्पल होने वाला है एथिक्स में। तो आंसर राइटिंग की ही बात कर लेते हैं। तो आंसर राइटिंग में आपका क्या स्टाइल था लिखने का? 2020 और 2021 में आपने कुछ चेंजेस लाए अपने आंसर राइटिंग के स्टाइल में? एंड दूसरा, कंटेंट एंड स्किल, स्किल हो गया कि आप कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे आप उसमें फ्लो चार्ट्स डाल रहे हैं, डायग्राम्स डाल रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा है कि आपने कितने डायग्राम्स डाले? क्या आप हर सवाल के जवाब में कुछ डायग्राम इंक्लूड करते थे? नंबर वन। नंबर टू, क्या आपका फॉर्मेट वही था, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन? क्या आपने हर सवाल में ये फॉलो किया, 10 नंबर वाले में भी, 15 नंबर वाले में भी? और तीसरा, आंसर राइटिंग से जुड़ा हुआ है, 2020 से 2021 में आपने क्या चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए? तो हाँ, पहले जो डायग्राम्स की बात है, तो सब में तो नहीं यूज किए मैंने डायग्राम्स। पेपर वन में ज्यादा यूज किए, और सिंस माय ऑप्शनल इज आल्सो ज्योग्राफी, तो मैं मैप्स वगैरह काफी यूज करता था। पेपर टू में आई डोंट रिमेम्बर मैंने कोई डायग्राम यूज किया है। पेपर थ्री में किया है, फोर में भी किया है थोड़े से। तो इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि आपको लग रहा है कहीं डायग्राम यूज हो सकता है तो आप कीजिए। ऑप्शनल में भी काफी डायग्राम यूज किया है मैंने। हर आंसर में गिराने की सॉरी। आवश्यकता नहीं है डायग्राम, मतलब सवाल देखा डायग्राम एक डाल दिया वैसे नहीं। नहीं है। ठीक है। एंड इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट आपका रहता था 10 नंबर में भी, यस सर। 15? यस, 10 नंबर में भी था, ऑप्शनल में नहीं था। पेपर वन ऑफ द ऑप्शनल वो काफी थोड़ा टेक्निकल होता था, उसमें काफी बार नहीं फॉलो होता था, तो ऑप्शनल में नहीं था। बाकी मोर और लेस आई फॉलोड दैट। तो आपकी ज्योग्राफी ऑप्शनल रही है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी आप अगर देखें तो उसमें क्या अलग आपने किया? ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत वास्ट है, उसको कैसे कवर किया आपने, वो क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? ज्योग्राफी में मोस्टली सिलेबस जो है वो काफी ब्रॉड है, तो काफी टॉपिक्स मेरे छूट जाते थे। तो पेपर टू जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, तो उसमें मेरे कम मार्क्स आ रहे थे। तो जो काफी जो लूप होल्स थे, जो चीजें रह गई थी, उनके लिए मैंने नोट्स बनाए, और इस बार केस स्टडी और मैप्स मैंने ज्यादा यूज किया है।
तो ये मोस्टली मैंने चेंज किया, तो पेपर 2 में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है मार्क्स का। तो मेरा तो सवाल, लास्ट टाइम आई हैड 107 ना। बोलिए यस, बोलिए, 107 से आप कहाँ पर पहुंचे पेपर टू में? 141 पहुंचा है इस बार तो। तो पेपर टू बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को तंग कर रहा है ज्योग्राफी ऑप्शनल में। कारण है कि काफी जीएस जैसे सवाल हो जा रहे हैं, तो उसको आप ऐसे जीएस टाइप होता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो भी एक स्किल है। तो उसके लिए आपने क्या किया? तो उस पर आप थोड़ा ज्यादा लाइट अगर थ्रो करें, क्योंकि ये सबको परेशान किया है। हर स्टूडेंट ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये कंप्लेन कर रहा है कि कैसे पेपर टू को हम ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में आंसर लिखे, ना कि जीएस के कंटेक्स्ट में। तो वो क्या आपका अप्रोच था उसमें? इसके लिए मैं 3 चीजें यूज करता था। तो मैप में ट्राई करता था मोस्टली हर क्वेश्चन में हो जाए। सेकेंडली मैं जो ज्योग्राफी के थ्योरीज वगैरह है, तो वो एक दो तो ट्राई करता था हर क्वेश्चन में। पर उसको एक्सेसिवली भी नहीं यूज करना है, क्योंकि काफी लोग आजकल, लास्ट टाइम भी मैं काफी एक्सेसिवली यूज करता था। तो नहीं, उसको कंक्लूजन में यूज करता था या इंट्रोडक्शन में यूज करता था, या एक दो जगह, ज्यादा नहीं। और केस स्टडीज यूज करता था। इस बार काफी सारी केस स्टडीज ऐड की थी अपने नोट्स में मैंने, तो वो सब मैंने यूज की थी। तो ये 3 चीजें मैंने ऐड ऑन की थी इसलिए। एक केस स्टडी के नोट्स आपने कहाँ से बनाए थे? डाउन टू अर्थ या कई मैगजीन से, या योजना, कुरुक्षेत्र, कहाँ से लिए थे आपने? डाउन टू अर्थ से पहले लिए थे, बट मोस्टली मैं न्यूज से ही रिलेट करने की कोशिश करता था कि यूज हो जाए। तो न्यूज़पेपर में डेली पढ़ता था, तो काफी सारी चीजें रिलेट हो जाती थी, तो मैं तभी के तभी ऐड ऑन करते जाता था। पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी भी एक एस्पिरेंट को, जब वो ज्योग्राफी ऑप्शनल प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो बड़ा परेशान करता है। बाद में शायद उससे मास्टरी हो जाती है धीरे धीरे। तो आपका क्या टेक है इस पे, पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन राइट। ज्योग्राफी कैसे प्रिपेयर करें? क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही अप्लाई भी आप कर सकते हैं बाकी सब्जेक्ट पेपर टू वगैरह में भी, जैसा इन्होंने बताया, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन। जी जी। तो पर्सपेक्टिव्स के लिए आपने क्या किया? मैंने स्टार्टिंग में जो बुक्स पढ़ी थी, उससे मैंने नोट्स बना लिए थे। तो जो शॉर्ट नोट्स थे, उसके बाद मैंने कभी बुक्स नहीं पढ़ी थी इसके लिए। जो नोट्स थे उसमें मैं कंटेंट जहाँ जहाँ भी सोर्स से थे वो ऐड ऑन करके कंसोलिडेट कर लिया था एक जगह पे। और जैसे ये काफी थ्योरेटिकल है, तो उसको मैंने टेस्ट के पहले याद कर लिया था। तो एग्जाम के पहले भी मैंने उसको याद कर लिया था, क्योंकि वो थोड़े टाइम में गायब हो जाता है। तो ये मैं लास्ट के लिए रखता था। और इस बार शायद क्वेश्चंस भी कम हो रहे हैं पर्सपेक्टिव से अब। एरिया बहुत टफ है, पर अभी कम हो रहे हैं 2 साल से क्वेश्चंस। तो मैं इसको लास्ट के लिए रखा था, अभी लास्ट में रिवाइज करके याद कर लेता था। तो आज के टाइम में आप देखें तो हमारे टाइम में इंफॉर्मेशन वाज अ वेरी स्कार्स कमोडिटी। मतलब यू आर हम्म। प्रिविलेज टू हैव इंफॉर्मेशन, मतलब विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन, कंटेंट। लेकिन आज के टाइम में एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट हो रहा है रादर, बहुत ज्यादा कंटेंट है। तो कैसे इसमें सेपरेटिंग व्हीट फ्रॉम द chaff कैसे करें? हम कैसे सेपरेट करें इंफॉर्मेशन जो आपके काम का हो, और वो इंफॉर्मेशन जो कि उतना रेलिवेंट ना हो आपके प्रिपरेशन में? तो ये आप कैसे थिन लाइन मेंटेन करते हैं? पहले तो मैंने अपने सोर्सेस फिक्स कर लिए थे कि मुझे न्यूज़ कहाँ से पढ़नी है, कंटेंट कहाँ से पढ़ना है। सेकेंडली, मेरा सारा जो नोट्स था वो इट वाज बेस्ड ऑन सिलेबस। तो मैं मोस्टली काफी टाइम मैं रोज सुबह उठ के सिलेबस पढ़ता था, बस कि मुझे सबकॉन्शियसली भी वो याद हो जाए। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें सिलेबस अगर याद आते जाता है, तो हमको पता होता है कि हम सही पढ़ रहे हैं। तो सोर्सेस लिमिट कीजिए आप अपने, और सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से याद कीजिए, एकदम चाट जाइए, एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। तो आपको बराबर याद आते रहेगा कि जो भी टॉपिक चल रहा है वो इस सिलेबस में यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो मेरा तो यही था कि कंटेंट इस तरह से मैं लिमिट करता था अपना। तो मेंस में कंटेंट एंड आंसर राइटिंग दोनों में कितना आपको लगता है परसेंट वेटेज इंपॉर्टेंट है? आंसर राइटिंग का जो स्किल है वो आप कितना तवज्जो देते हैं, और कंटेंट को कितना परसेंट आप इंपॉर्टेंस देते हैं? मतलब परसेंट वाइज अगर बता सकें। दोनों ही जरूरी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आई वुड से स्ट्रक्चरिंग और आंसर राइटिंग 60-40, 40 फॉर कंटेंट एंड 60 फॉर द स्ट्रक्चरिंग और पेपर कंप्लीशन, ऑल दोज थिंग्स।
तो ये वो थोड़ा जरूरी हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन फाइनल स्टेज पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे जैसे एस्पिरेंट जितना ज्यादा अटेम्प्ट देते जाते हैं वो कंटेंट के पीछे भागते रहते हैं और इसमें उनका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। तो ये गलती आप ना करें, काफी एस्पिरेंट्स ने कर रखी है, तो आप ये चीज ना करें। कंटेंट एंड स्ट्रक्चरिंग दोनों में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, एंड स्ट्रक्चरिंग लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही आपको मार्क्स भी दिलाता है। ठीक है, तो आखिरी इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव की ओर अब हम जा रहे हैं। तो मॉक इंटरव्यूज आपने जरूर दिए होंगे, एंड एक्चुअल इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू में कितना अंतर होता है? ऐसे पूछते हैं क्या वो आपके शर्ट में कितने बटन हैं और कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए हैं? ऐसे कुछ सवाल आपको मिले अर्जित? नहीं, मुझे तो नहीं मिले। थोड़ा डिफरेंट जरूर होता है। उनका एक प्लान होता है हाउ दे हैव टू जज। उनके पास होता है एक डिफरेंट, और इट इज मोर लाइक कॉन्वर्सेशन टाइप होता है थोड़ा, तो थोड़ा डिफरेंट होता है। काफी सारे मॉक सिमिलर है, बट मॉक्स जरूरी भी है क्योंकि वहाँ पे जो मिस्टेक्स होती है वो हमें मॉक से ही पता होती है। भले से नेचर थोड़ा डिफरेंट हो, बट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सारी स्टेजेस पे है। प्री के पेपर भी एकदम यूपीएससी के पेपर से मैच नहीं करते, मेंस के भी नहीं। सेम इज द केस विद इंटरव्यू, बट इट इज इनएविटेबल। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के में आप अपने आप काम रखना भी सीखते हो मॉक इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो। एंड कैसे आप वो क्वेश्चन जो कि बाउंसर्स आते हैं तो आप उसको कैसे मैनेज करें, उसके बाद भी आप सबड्यू ना हो, अपने आप को मेंटेन करके रखें और अगले सवाल को बेहतर आंसर कर सकें, तो बॉक डाउन ना हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप मॉक इंटरव्यू से सीखते हैं। ठीक है, तो अब आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा मैं अर्जित। तो बहुत लंबी प्रिपरेशन जर्नी होती है इस एग्जाम में, तो इसमें अक्सर मेरे एक स्टूडेंट से भी बात हो रही थी, उनके 4 मार्क्स से छूटे हैं अभी, तो बहुत निराश हो गए थे। तो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो कि इस बार थोड़े नंबर से छूटे, इधर उधर थोड़ा सा मार्जिन से छूटे, तो वो कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें, एंड कैसे आपने भी जैसे 2019 से 20 में आपने भी एक्सपीरियंस किया है, तो वो क्या है आपको मोटिवेट करके रखता है और वो जो फायर इन दी बेली है वो जलती रहे और आप आगे अगले अटेम्प्ट में सपना पूरा कर सकें? तो क्या है वो, क्या करें उसके लिए? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें ये क्यों करना है। अगर आपके पास एक दिल में आग होती है कि हाँ मुझे करना ही है, इस रीजन से करना है, और वो बहुत स्ट्रांग रीजन है, ऐसे नहीं कि कहीं जॉब नहीं लगी इसलिए करना है, तो वो जो रीजन है आपके पास वो आपको मोटिवेट करता रहेगा। प्लस आपकी फ्रेंड्स और फैमिलीज है जो, तो वो आपको बिल्कुल गिरने नहीं देते कई बार। तो एक स्ट्रांग बेस, आप बिल्कुल आइसोलेट ना हो जाए क्योंकि फिर उसमें प्रॉब्लम होती है, मैंने वो भी ट्राई कर चुका हूँ। तो यू शुड हैव अ स्ट्रांग फैमिली एंड फ्रेंड सपोर्ट। और उसके बाद आपको जब स्कोप लगता है ना कि मैं और बेटर कर सकता हूँ, मैंने यहाँ मिस्टेक्स की, तो आप ट्राई कीजिए कि आपको आपकी मिस्टेक्स दिखे। जब मिस्टेक्स दिखती है तो आपको स्कोप लगता है कि हाँ यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप अपने आप मोटिवेटेड होते हो कि मैं और बेटर करूंगा। अगर ऐसा लगे कि सैचुरेट हो गए, अब स्कोप ही नहीं है इम्प्रूवमेंट का, तो उस केस में भी हमारा मोटिवेशन खराब होता है। तो 19 में मैंने मोस्टली यही किया था कि काफी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट लग रहा था मुझे, और बनने की बिल्कुल जो मेरे रीजंस थे उन सबको याद किया और फिर मैं वापस लग गया था। बहुत बढ़िया। तो हमारे वो सारे स्टूडेंट्स जो कि लिस्ट में इस बार नाम नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, आप इसी तरीके से मोटिवेटेड रहिए, अपने कारण ढूंढिए आप क्यों इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड अर्जित की तरह आप भी, उम्मीद करता हूँ अगले साल हमारे साथ इंटरव्यू में इसी प्रकार के रूबरू होंगे हमसे, और आपसे भी, आपकी भी सक्सेसफुल जर्नी से हम भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो अर्जित, इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू हियर, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक बात यू सो करके। मच। एंड आई एम प्रीटी श्योर हमारे स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा इस इंटरव्यू से। एंड मैं आप सिविल सर्विस, जब आप सेवा समाज को और देश को दे रहे हैं तो उसमें भी आप इसी प्रकार से सफलता अर्जित करते रहें। थैंक यू सो मच, एंड हमारे पूरे थैंक यू चैनल सो मच। आपको बहुत बहुत बधाई, एंड आगे के लिए बेस्ट विशेष। थैंक यू अर्जित, थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच। थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.